हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ठीक, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का SBTS वाला। ठीक है, और सबसे पहले सिंह सर का न्यूलाइट का टैगलाइन, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी टैगलाइन है सिंह सर की, और हम लोग इस पर खरे उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी इसमें पूरी कोशिश करिए। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द रिएक्शन देयर विल बी डेल्टा एस नेगेटिव। डेल्टा एस इस रिएक्शन में 4 रिएक्शन दी हुई है, किसका डेल्टा एस नेगेटिव है, यानी इंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। देखिए बेटा, कब इंट्रोपी चेंज नेगेटिव या पॉजिटिव होती है, एक लाइन सुनिएगा। जब कभी कोई भी सिस्टम सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो इंट्रोपी बढ़ेगा, या फिर लिक्विड से गैस में जाएगा तो इंट्रोपी बढ़ेगा। यानी जब रैंडमनेस बढ़ेगा या फिर डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो इंट्रोपी बढ़ेगा, और उसके उल्टा क्या होगा, इंट्रोपी घटेगा। तो अब जरा हम लोग देख लीजिए, ये गैस से, देखिए जरा इसको पूरी बात देखिए जरा। ये बेटा गैस से लिक्विड में हो रहा है, यानी ये रिवर्स प्रोसेस है, तो इसके लिए डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव। यानी गैस था और लिक्विड में हो गया है, या फिर लिक्विड से सॉलिड में हो जाए तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा। दूसरी बात, किसी रिएक्शन में अगर ये गैसियस है तो देखिए 2 मॉलिक्यूल है गैसियस, यहां भी 2 मॉलिक्यूल है, तो यहां गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बदले हैं, तो आप लोग सीधे कह लीजिए कि इसका डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ गया है, तो डेल्टा एस इसका पॉजिटिव। ठीक भाई, यहाँ पे देखिए गैस है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल गैस है, ये बढ़ गया, डेल्टा एस अगेन इसका पॉजिटिव। तो हम लोग को समझ में आ गया कि फर्स्ट वाला डेल्टा एस नेगेटिव होगा, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, 51 का फर्स्ट ऑप्शन हो गया, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ गए आप लोग इंट्रोपी कैसे बढ़ती है। ठीक है, इंट्रोपी ऑफ द गैसियस रिएक्शन, जैसे सॉलिड से लिक्विड होना, इंट्रोपी बढ़ गई। ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसियस बढ़ते हैं तो इंट्रोपी बढ़ती हुई है। ठीक है, जब आप किसी सिस्टम में हीट देते हैं, किसी सिस्टम को हीट देते हैं, एनर्जी कैप्चर्ड बाय सिस्टम, तो इंट्रोपी बढ़ गई। हीट जो सिस्टम निकाल देती है, रिलीज करती है, तो समझ लिए उस सिस्टम की इंट्रोपी घट गई। तो ये क्राइटेरिया है। चले आगे, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 52 आ जाइए। अगेन पढ़िए आप लोग, सभी लोग पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा बेटा, फॉर ए गैसियस रिएक्शन PQRS, देखिए सभी गैसियस से ध्यान रखिए, डेल्टा E इज 17 किलो कैलोरी और टेम्परेचर 27, एज्यूमिंग R इज 2। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द एबव रिएक्शन। पढ़ लिया, एक रिएक्शन दी हुई है, उस रिएक्शन का डेल्टा E दिया हुआ है, ठीक, और R की वैल्यू दी हुई है, तो आपको डेल्टा H पूछा है। तो किसी रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H और डेल्टा E में जो रिलेशन होता है बेटा, वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, डेल्टा N RT होता है। T बेटा केल्विन में लेते हैं, R का मान यहां खुद से कह दिया है कि कैलोरी में ले लीजिए। ठीक है, डेल्टा E का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, यानी एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये बेटा दे रखा है, तो आप इसको लिख लीजिए। ये दिया हुआ है कितना, डेल्टा E इस रिएक्शन का 17 किलो कैलोरी दिया हुआ है, तो 17 आप लिख लीजिए। डेल्टा N क्या है, डेल्टा N का मतलब होता है ये नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये आप देख लीजिए। तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 3 मोल ये है, 3 मोल ये है, 6 मोल है। गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 3 ये 1 4, तो 6 में से 4 अगर आप घटाओगे तो 2 आएगा, यानी डेल्टा N यहाँ पे 2 आया। तो जरा पुट कर लीजिए वैल्यू, फिर से रखते हैं, 17 + 2, R का मान कितना हुआ है, 2 लिखा हुआ है, बट हियर इज कैलोरी। जो आपने ये डाटा रखा है किलो कैलोरी, इसको तुरंत कैलोरी को किलो कैलोरी में चेंज कर लीजिए, 1000 से भाग दे करके कैलोरी में चेंज हो गया, R हो गया। T देखिए 27 डिग्री लिखा हुआ है, टेम्परेचर केल्विन में लिखना है, तो 273 आप ऐड कर दीजिए, 273 और 27 कितना आएगा, 300। तो ये बेटा पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आएगा क्या बेटा, आप लोग निकालिए सभी लोग। जब बेटा इसको सॉल्व करोगे
तो ये 18.2 आएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आप कहिए तो मैं सिंपल कर दूं, ठीक है। देखिए 17 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 2 4 आया, और ये 10 की पावर 3 है, 2 जीरो काट दो, ये पूरा 0.3 आएगा, 3 इंटू 0.1। तो अब ये पूरा सॉल्व कर लो, 4 3 12 आएगा, 1.2, तो 17 प्लस 1.2 आया, ये यानी 18.2 आया। तो सीधे हमने वैल्यूज रख ली। तो आप लोगों को यहाँ जो वैल्यूज पुट करते हो यहाँ गड़बड़ होता है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ किलो कैलोरी में यूनिट दिया था, आपको यहाँ कैलोरी में दिया था, तो यू हैव टू चेंज इट इनटू किलो कैलोरी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कम टू नेक्स्ट, समझ गए सब लोग, आंसर आपका यही आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आइए। कैलकुलेटरी है, थोड़ा थर्मो है, यू नो इट, तो आप बहुत आराम से करेंगे तभी आपको आएगा। जितना आसानी से करेंगे उतना आसानी से आएगा। 1 मोल मिथेनॉल, 1 मोल, 1 मिनट बेटा, हाँ, 1 मोल मिथेनॉल व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन गिव्स आउट -7 to 3 किलोजूल पर मोल हीट, ठीक है, एक्सोथर्मिक है। इफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। आप सबसे पहले मिथेनॉल को बर्न कराइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए वेपर निकलता है। तो आप लोग CH3OH पहले बेटा बर्न कराइए, प्लस O2 सॉल्व करोगे, इसको बर्न कराओगे तो CO2 प्लस H2O आएगा, ठीक। बाकी उसके साथ इस रिएक्शन को जब कराया था, बैलेंस कराइए, पहले बैलेंस करिए, एक कार्बन टोटल 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ही, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 बटे 2 लिख दीजिए, आपका बैलेंस हो गया। हिट एंड ट्रायल मेथड इज वेरी गुड मेथड, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 3/2 आया, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 3/2 मोल ऑक्सीजन इन्वॉल्व है 1 मोल मिथेनॉल के लिए, और इसका जो डेल्टा H है इस रिएक्शन के लिए -723 किलोजूल है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये कह रहा है 1 मोल ऑक्सीजन अगर इस्तेमाल की जाए तब क्या इंथैल्पी होगी। तो आपको यहां से बिल्कुल सीधा सीधा सोचना था कि जब 3/2 मोल यूज कर रहे हैं तब इसका जो डेल्टा H है -723 किलोजूल है। तो आप बताइए, अगर 1 मोल O2 ये यूज यहां किया जाए, देन व्हाट विल हैपन, 723 डिवाइडेड बाय 3/2, यानी 723 साइन लगा लेते हैं बाई 3 इंटू 2। आप इसको सॉल्व करिए बेटा, देखिए क्या आएगा। ओके, वाट कहां गया, इफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, ठीक है, कितनी हीट इवॉल्व करेगी। तो आप इसको सॉल्व करिए जरा, हम करते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक, 3 1 3, और इंटू 2 आएगा, तो 2 दूनी 4, 482 आएगा विद नेगेटिव साइन। यानी कितने अमाउंट इवॉल्व करेगा, 482, और 482 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन का जो थर्मोडायनेमिक्स वाला जो होता है वो थोड़ा सा स्टाइकियोमेट्री बेस्ड होता है, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक रिलेशन बेस्ड होता है। जैसे ये थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन था, लेकिन उसने इसके अकॉर्डिंग पूछ लिया था, तो इसलिए आप लोगों को गलत हो सकता था, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स में तो सीधे पढ़ते हो कि कंबशन, हीट ऑफ कंबशन फॉर दिस वन, यहाँ 2 मोल होता है, तो इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ते हो। इसने अब की बार यहाँ से पूछा ऑक्सीजन को लेकर के, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन की वेराइटी क्या है, उसके हिसाब से आप सोचेंगे तब आपको सही आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्लियर है, आई होप। नेक्स्ट लिखिए जरा 54 करते क्या आएगा बेटा, बताइए। रिएक्शन दिस वन x प्लस वाई जेड प्लस ए प्लस क्यू दे रहा है, तो इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये तो पहली बात तो यही ध्यान लिख लीजिए, ठीक है। फाउंड टू हैव पॉजिटिव एंट्रोपी, वो फिर से बोल दिया किसका जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। देन रिएक्शन विल बी, तो आपको एक बात बता दें, एक बात सुन लीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है यानी डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो आपने गिब्स वाला फार्मूला पढ़ा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो इसमें ये वाला पार्ट तो पहला पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव ही हो गया,
ये वाला नेगेटिव हो गया, ठीक, और ये ऑलरेडी ये पॉजिटिव बोल रही है तो ये भी पूरा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हर हाल में ये पूरा टर्म नेगेटिव आता है। या फिर सीधे सीधे भाषा में सुन लीजिए कि एक्सोथर्मिक जैसे ही हो जाता है कोई रिएक्शन, चाहे लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, दोनों ही स्थितियों में इसका जो डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चाहे किसी भी टेम्परेचर पे ये बात हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, और ये एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी स्थिति में इसका जो डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव आएगा, जो कि स्पॉन्टेनिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन है, इंपॉर्टेंट मस्ट कंडीशन है। तो पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, नॉट ओनली एट लो टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर। ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, ये बेटा जब कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तब वो ज्यादातर स्पॉन्टेनिटी के लिए हाई टेम्परेचर नीडेड होती है। तो आप ये चीज चाहे रट्टा लगा लो, चाहे इस इक्वेशन को अलग अलग कंडीशन में समझ लो। तो कंडीशन में बाय द वे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, रट्टा लगा लीजिएगा कि एक्सोथर्मिक के लिए कोई भी टेम्परेचर होगा स्पॉन्टेनियस, एंडोथर्मिक के लिए हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी आएगा, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है वो ये, ठीक है। तो जब एक्सोथर्मिक होता है तो ये वाला दोनों ही किसी भी कंडीशन में नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो हम बार बार रटवा रहे हैं इसको, अगर आप कहिए तो मैं समझा भी दूं। जैसे देख लीजिए, ये नेगेटिव हुआ पहला वाला टर्म जिसको हम लोग डेल्टा एच कहते हैं, और माइनस का टी डेल्टा एस हुआ, ठीक है। ये पूरा टर्म पॉजिटिव आया क्योंकि ये पहले से ही बोल दिए हैं, तो ये बेटा पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, टोटल क्या हो गया नेगेटिव, ठीक। तो लो टेम्परेचर लोगे तब भी, हाई टेम्परेचर लोगे तब भी। अच्छा, एक और बात होती है कि इंट्रोपी अगर बदल भी जाए तो वो लो टेम्परेचर पे हो जाएगा। तो आप ये समझिएगा कि ये लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, दोनों पे क्या आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। आगे बढ़िए, तो इसका वाला जो ऑप्शन आएगा वो ये डी वाला आएगा, फोर्थ वाला आएगा। चलिए इस पे आ जाइए। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज दिस वन, ठीक है। द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन दिस वन, ठीक है, इज व्हाट। देखिए आपको सीधे सीधे बोला है कि डेल्टा एच एफ जो लिखा हुआ है NH3 वो कितना दिया हुआ है, माइनस का 46.0 दिया हुआ है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इस रिएक्शन का बताइए, ठीक है, इसका रिएक्शन। तो आप बताओ यहां क्या लिखा हुआ है, डेल्टा, इस रिएक्शन के लिए हम लोग डेल्टा एच रिएक्शन लिख रहे हैं, वो आप लोग क्या पढ़ते हो, प्रोडक्ट के हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट के हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो सिग्मा एच नॉट एफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा, ठीक है, एच नॉट एफ रिएक्टेंट। तो अगर आप नॉट कहते हो तो नॉट आएगा, नॉट नहीं कहते तो आप हटा देना, सबका नॉट हटा दीजिए, ठीक है, सबका नॉट आप हटा देंगे तो ये स्टैंडर्ड केस का नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये बात ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट वाला जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये मॉलिक्यूल ये एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल का मतलब नेचुरल जो स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी जो भी वैल्यूज लिखेंगे हम लिख देते हैं। तो डेल्टा एच नॉट एफ N2 का लिखेंगे प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ H2 का लिखेंगे, ठीक है, ये दोनों कर लिया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ NH3 लिखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए ये वैल्यू 0 होगी क्योंकि नाइट्रोजन N2 है, एलिमेंट में ऐसे ही, एलिमेंटल फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करता है, और हाइड्रोजन का भी 0 हो जाएगा, बचेगा कौन, ये। तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, स्टैंडर्ड नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड ना रखना, चाहे जो अगर स्टैंडर्ड नहीं दिया तो मत रखना, तो जो दिया वो रख दो। तो कितना होगा, माइनस का 46 आएगा, 46 माइनस का करोगे तो 46 दूनी 92 आएगा, यानी प्लस का 92 आएगा। तो प्लस का 92 किस में है, तो इसमें है।
तो हमने आपको ये सॉल्व करके फार्मूला लगा के बताया है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि इसमें जो है आप सीधे सीधे रख सकते थे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाले ये 0 थे, रिएक्टेंट वाला 2 टाइम्स था, 2 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है बेटा, समझ में आए सबको? अगली बात करते हैं। ठीक है, 92 का हो गया। अब आ जाइए अगला वाला। हाँ, अगला सुनिए। इफ M इज द मेटल दैट फॉर्म्स एन ऑक्साइड M2O, और उसके बाद ये एक रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन ए सैंपल ऑफ मेटल M रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट विल बी द डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। देखिए ये कह रहा कि M2O लिख लीजिए 1/2, ये M प्लस 1/4 O2 लिखा हुआ है। ठीक, और इसका डेल्टा H दे रखा है 120 किलो कैलोरी, ये दे रखा है। तो अब आपसे ये कह रहा है कि अगर मेटल 1 मोल O2 से रिएक्शन करे तब डेल्टा H क्या होगा। यानी मेटल प्लस O2 से रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा। अब चूंकि M2O बनाना है तो ये M2O लिख दिया मैंने, तो यहां 2 मेटल लेना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन किया 2M से, ये M2O बन गया। तो इसका डेल्टा H चाहिए, बताइए। तो इसका डेल्टा H दिया हुआ है, तो इसका डेल्टा H निकालना है अगर, तो इसको सोचो क्या करना चाहिए। तो अगर इस रिएक्शन को हम उलट दें, इसको कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि ये दिया हुआ है, इसका निकालना है। तो बिल्कुल जैसे आपने केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था बेटा कि रिएक्शन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करके उसका जो के इक्विलिब्रियम निकालते थे, तो वैसे ही बिल्कुल मिलता जुलता प्रोसेस यहाँ भी है कि किसी गिवन रिएक्शन की मदद से किसी डिजायर्ड रिएक्शन की डेल्टा H निकालनी है। तो आप सोचो इसको रिवर्स करें कि मल्टीप्लाई करें, तो वही चीज डेल्टा H में भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर ये मुझे चाहिए, ये मैंने यहां से पता किया और ये दिया हुआ है, तो इसको अगर आप रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M प्लस 1/4 O2, तो ये 1/2 M2O बनाएगा। तो इसका डेल्टा H क्या होगा, माइनस का 120 हो जाएगा, क्योंकि हमने रिवर्स किया तो साइन चेंज हो गया। अगर बेटा इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 4M आएगा, ठीक, और ये O2 आएगा, बात समझे, प्लस 2M2O आएगा। ठीक है, तो इसका भी डेल्टा H कितना आएगा, 12 चौक 48 माइनस 480 आएगा। तो इसको बेटा ये अभी देखिए बैलेंस नहीं है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको यहां पे 2 रहने दो, यहां पे 2 लिखो, तो अब देखो बैलेंस होगा 1 मोल के लिए। तो देखिए ये वाली रिएक्शन और ये वाली जो रिएक्शन है एक ही है कि नहीं है, तो इसका डेल्टा H कितना होगा, माइनस का 480 किलो जूल होगा। तो ये वो वाली रिएक्शन है कि एक गिवन रिएक्शन की मदद से किसी डिजायर्ड रिएक्शन की डेल्टा H निकालने वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस का 480 लिखेंगे, जो कि चौथा ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया। इस रिएक्शन में थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ता है, सोच समझ के रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ता है, रिवर्स करो या फिर मल्टीप्लाई करो, तब जाकर के आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आपको समझना जरूरी था। ठीक है, चलिए इसका चौथा ऑप्शन आया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3। इस रिएक्शन को देखिए, व्हाट इज द रिलेशन विच इज करेक्ट, करेक्ट रिलेशन सोचना है। बेटा आप लोग डेल्टा H और डेल्टा E में रिलेशन देख रहे हो ना, आप लोग खुद सोचिए कि डेल्टा H इज इक्वल टू, पहले बताया जा चुका है, डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT होता है। हम डायरेक्ट ये बता रहे हैं, ये आप चाहें तो ऐसे रट भी ले, क्योंकि ये आया हुआ है रिएक्शन, ये इक्वेशन डेल्टा E प्लस P डेल्टा V से आया है। तो हमें इस रिएक्शन के लिए इसी तरह की इक्वेशन की जरूरत है। इस केस में बेटा डेल्टा N क्या है, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट होते हैं माइनस गैसियस मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट्स के होते हैं 3 + 1, तो जो हम लोग निकाले -2 आया। तो आप इसमें रखिए
इसी इक्वेशन में क्या आएगा, डेल्टा एच इज इक्व टू डेल्टा ई माइनस 2RT, यानी डेल्टा ई इक्वल टू, ये इधर लाओ तो डेल्टा एच के साथ चला जाएगा 2RT। तो आप बताओ बड़ा कौन है, डेल्टा ई की डेल्टा एच? डेल्टा ई, क्योंकि डेल्टा एच में कुछ जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्म, क्योंकि आर भी पॉजिटिव होता है, टी तो पॉजिटिव है ही है, तो दोनों टर्म पॉजिटिव, यानी इसका मतलब है कि डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा एच से बड़ा होगा। ऑप्शन मिलाइए, डेल्टा ई कहां है बड़ा, डेल्टा एच से। ठीक है, ओके, तो वेरी इजी, समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत आसान था, आपको केवल डेल्टा ई और डेल्टा एच के बारे में जानना था। ठीक है भाई, ओके, कम टू नेक्स्ट बेटा, अगला क्वेश्चन करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के 3 से 4 इक्वेशन ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लोग डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखते हैं, और इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी रिलेशन, ये इनको बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए, समझने के बावजूद जब रटा रहता तो बहुत इजीली इसको हम लोग रख पाते हैं। बाकी छोटे मोटे मैथमेटिकल रिलेशंस हैं जो आपको करने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तब आएगा आपको, इसमें याद रखिएगा। चलिए, इफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द हाइड्रोजन ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड आर 433, 192, 364 किलो जूल पर मोल है, देन व्हाट इज डेल्टा एच नॉट एफ? बेटा एच नॉट एफ बार बार आ रहा है ना, तो आपको बता दो स्टैंडर्ड केस जो होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी, अब वो चाहे जो हो, तो याद रखिएगा टेम्परेचर ऑलवेज 25 डिग्री लेते हैं, यानी 298 केल्विन होता है। ठीक, प्रेशर बेटा 1 बार लेते हैं। ठीक है, ओके, विच इज वेरी क्लोज टू 1 ATM, बट अगर बार और ATM में चुनने की बारी आए तो आपको बार लेना पड़ेगा। ठीक, ओके, और कॉन्सेंट्रेशन इन केस अगर लेना पड़ेगा तो आपको 1 मोल लेना पड़ेगा, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर जरूरत पड़ी तो। फिलहाल ये तो स्टैंडर्ड केस हो गया, तो हम इसको अभी मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके भाई, हम आगे बात करते हैं कैसे इसको किया जाए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है तो आपको डेल्टा एच निकालना है। तो बेटा इसके लिए जब बॉन्ड एनर्जी दी होती है तो डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस सिग्मा बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। इसी में है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यानी जब बॉन्ड एनर्जीज दी जाती हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट निकालना पड़ता। सिग्मा मतलब टोटल बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट। अगर टोटल निकालना हो तो स्टोइकियोमेट्री या नंबर ऑफ बॉन्ड जितने भी होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलिए हम लोग देर ना करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। आप बताइए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, हाइड्रोजन की कितनी बॉन्ड एनर्जी 433 है, तो टोटल हम 433 लिख दिए। यूनिट जब तक सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 433 लिखिए, 433 हो गया। ठीक, एक बात, ब्रोमीन यहां लेफ्ट में तो ब्रोमीन का 192 हो गया। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया। माइनस प्रोडक्ट में कौन है, HBr, वो भी 2 बार है, तो यहां इसका बहुत ख्याल रखिएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई HBr इज व्हाट, 364, तो आपका आंसर आ गया। आप इसको सॉल्व कर लिए, डेल्टा एच जो भी आ जाए। ठीक है, आप देख लीजिए 60, 58 करिए जरा आप लोग, सब लोग 58। ओके बेटा, 58 का आप लोग निकालेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, 58 का सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है बेटा, आप ये कैलकुलेट कर लिए, कहिए तो मैं करके दिखाऊं। तो 3 2 5 आया, 9 3 12 आया, और 4 1 5 1 6 आया, 625 आया, माइनस 4 2 8 आया, 6 2 12 आया, 3 2 6 आया, 1 7 आया। तो आप इसको घटाओगे तो ये माइनस का 102 के आसपास, 103 के आसपास आएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से। तो बॉन्ड एनर्जी में याद रखिएगा कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है टोटल। जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस दिया जाता है या कुछ और दिया जाता है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एक और ध्यान रखना, रेजोनेंस एनर्जीज अगर दी जाती है तो दैट इज योर आल्सो योर टोटल सम ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जो है बॉन्ड एनर्जी में भी याद रखिएगा और आपको रेजोनेंस वाले में भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 59, पढ़ते रहिए क्वेश्चन नंबर, पढ़िए। द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 8 जूल व्हेन
40 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट, ओके, देन टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आया कि हीट एनर्जी सप्लाई की गई है और वर्क डन किया गया है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करा जाए, जो कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। अब इसमें जरा सोचते हैं, अगर वर्क डन बाय सिस्टम होता है तो व्हाट डू यू मीन, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, तो यानी इसको हम लोग माइनस का 8 लिखेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब सिस्टम ने काम किया, उसकी वजह से उसकी एनर्जी घटी, क्योंकि वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, बस वो वर्क के फॉर्म में है तो एनर्जी ही ना कम हो गई। आपको ये भी लिखा हुआ कि 40 जूल हीट जो है सप्लाइड किया गया है, किसको, सिस्टम को, तो वर्क डन यानी हीट गिवन टू द सिस्टम इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, आप लोगों ने फार्मूला सुनी, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाई अगर सिस्टम होता है, बाय सिस्टम, तो ये क्या माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। वर्क डन ऑन सिस्टम अगर बात किया जाएगा तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्यू जो है ना, गिवन अगर गिवन टू सिस्टम, अगर सिस्टम को दिया गया तो पॉजिटिव, अगर क्यू गिवन बाय सिस्टम है, गिवन बाय सिस्टम है, तो ये क्या बोल दिया जाता है, नेगेटिव। ये आप ध्यान रखिएगा, इतने टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। तो ये देखिए 40 जूल गिवन टू द सिस्टम है ना, दोनों की यूनिट सेम है, तो कुछ नहीं करना, ये यहाँ पे 40 लिख दीजिए, जो कि क्या आएगा प्लस का 32। तो ये साइन के चक्कर भी आप ध्यान रखिएगा, साइन का चक्कर बहुत जरूरी, देखो प्लस का 32 माइनस का 32, तो इसलिए ये चीज थर्मोडायनेमिक्स में एक बात याद रखिएगा, साइन का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है, जिसकी वजह से ऑप्शन आपका गलत होगा। एक पॉजिटिव रहेगा तो उसका एक वैल्यू नेगेटिव जरूर दिया जाएगा, ठीक। बस ये चेक करने के लिए कि रिएक्शन आप एंडोथर्मिक बता रहे हो कि एक्सोथर्मिक, या फिर हीट इवॉल्व बता रहे हो कि हीट एब्जॉर्ब बता रहे हो, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, सेकंड। कम टू नेक्स्ट, अगली आ जाते हैं, अगला आ जाता है फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, व्हाट इज दिस। आपने देखा तुरंत, आप लोगों को ये बता दूं, नीट में भी ऐसा सवाल आना डन है, आता ही रहता, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में आया होगा कि हमें सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख लेना चाहिए, जो कि आया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT। R के 3 मान होते हैं, सबको पता है, R बराबर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, एक मान, R की एक वैल्यू 8.314 होता है जूल पर केल्विन पर मोल, दूसरी वैल्यू, R का तीसरी वैल्यू है 0.082, ठीक है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये तीनों मान डिपेंड करता है कि कैसी वैल्यूज दी हुई है, तभी यहां वैल्यू तो रखना नहीं है, मुझे याद आ गया तो ये बात मैंने कह दी आपसे। अब डेल्टा N इसका क्या होगा, आप लोग पहले तो यही बताओ, आप डेल्टा N बराबर गैस वाले घटाओ, ये सॉलिड है, ये हटा दो, सॉलिड वाले हटा ही दो पहले, गैस में यहाँ C है यहाँ B है, तो C माइनस B है, यानी डेल्टा N, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस नहीं प्लस C माइनस B RT हो जाएगा, दैट इज। तो मिलाइए, देखिए किस चीज मिल रहा है, वो ये वाला है, ठीक है ना, तो बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा घटा के लिखा हुआ है, तो आप घटा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई होप क्लियर, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स की भरमार है, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते, न्यूमेरिकल आपके पास टोटल 2 मिनट होता है, 1-2 मिनट, तो आप याद रखिएगा। तो आपका ध्यान इस पे जरूर रहना चाहिए कि फार्मूले हमें याद हो, फिजिकल का फार्मूला याद रहेगा, ठीक है, और अगर कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं तो आपका टाइम 10 गुना बच जाता है। अगले चलिए, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो डेल्टा H इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स किलो जूल। तो आप यहीं से पता करिए, आपको ये एक पहली बात तो एक्सो कुछ नेचर लिख लेना चाहिए, 2 मीथेन और 4 ऑक्सीजन CO2 और H2O लिक्विड ऐसे दे दिए। व्हाट विल बी इंथैल्पी ऑफ कंबशन। आप लोगों को मैं बताऊं इंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन क्या है, कि एक मोल कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न करने के लिए जितनी एनर्जी है ना निकलती है या फिर है ना एब्जॉर्ब होती है, बेसिकली कंबशन में निकलती ही है, तो लेकिन एक मोल को कंप्लीटली बर्न करने में जो एंथैल्पी चेंज होती है ये एक्चुअल। तो यहाँ एक मोल लिखा है क्या, नहीं लिखा हुआ ना, ये कितना लिखा हुआ 2 मोल, और इसको ये अनलिमिटेड है, ये एक्सेस होता है, बट ये इट मस्ट बी 1 मोल।
तो 2 मोल के लिए ये इतना लिखा आया है, तो 1 मोल CH4 के लिए कितना आएगा? 1 मोल CH4 के लिए कितना आएगा? माइनस का x/2। वेरी सिंपल। तो ये आएगा आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है भैया, तो बहुत आसान था इसको सॉल्व करना। अगर जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलता है तो फॉर 1 मोल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलता है तो वो भी 1 मोल के लिए होता है। बस थोड़ी सी चेंज है कि 1 मोल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनाने के लिए अपने एलिमेंट से नेचुरल स्टेट में जो होते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, वो क्या होता है? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो 1 मोल के लिए होता है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करने पे जो एंथैल्पी चेंज आती है, दैट इज और -57.2 57.3 किलो जूल। ठीक है, इस तरह से। तो 1 मोल बहुत जरूरी है जानना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए 62। इन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन 2H2O2 2H2O प्लस O2। ये आप लोगों को अगर PYQs देखे होंगे तो ये किसी उसमें 2018-19 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 एंड H2O आर दिस वन एंड दिस वन, हीट ऑफ फॉर्मेशंस दे रखा है, तो आपको डेल्टा H चाहिए। तो इसके लिए डेल्टा H रिएक्शन अगर मुझे चाहिए तो सीधे सीधे मैंने बताया था सिग्मा डेल्टा HF प्रोडक्ट माइनस सिग्मा डेल्टा HF रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट वाले कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट वाला ये है, यानी 2 टाइम्स ऑफ, लिखिएगा 2 टाइम्स ऑफ HF H2O प्लस HF वाटर ऑक्सीजन O2, ये हो गया, माइनस रिएक्टेंट में कौन है? 2 टाइम्स ऑफ HF H2O2। यही तो करना है भाई। देखिए, आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट में क्या है? O2 है, तो इसका फॉर्मेशन 0 होता है। ठीक है, तो ये बचा वाटर का। तो वाटर का कितना दिया हुआ है? वाटर का कहाँ? पहले H2O2 को दिया, फिर वाटर का दिया, तो वाटर का ये है, माइनस का 286 हुआ। ठीक है, 2 टाइम्स में, माइनस H2O2 का कितना दिया हुआ है? माइनस का 188, माइनस का 188। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। माइनस का 2 6 12, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, माइनस 572। ये माइनस माइनस प्लस आएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करना था, भूल गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 8 16, ठीक, 2 8 16 1 17, 2 1 2 1 3। आप ये सॉल्व कर लीजिए, नेगेटिव वाला आ जाए भैया। नेगेटिव वाला हमें तो लग रहा है यही आएगा 62 का। जल्दी करिए, 62 का जल्दी करिए बेटा। फर्स्ट आप सॉल्व करेंगे 196 आएगा। ठीक है, ओके बेटा, आप ये सॉल्व करेंगे, माइनस का 196 आएगा। कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ लेते हैं, कैलकुलेशन आपको इतना बड़ा बड़ा नहीं आएगा कि आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। देखिए, हमने क्या किया कि इसने हीट ऑफ फॉर्मेशंस दे रखा था ना, हमने आपको बताया था हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर दिया रहे और हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछे तो आप सीधे सीधे सारे प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख लीजिए, माइनस सारे रिएक्टेंट्स की क्या करिए? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख लीजिए। अब इसकी वैल्यूज यहां दी रहती है, आपको छांट के लिखना तो पड़े, इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू तो सही से रखिए। एलिमेंट के 0 होती है, जैसे O2 N2 H2, कार्बन सॉलिड। ठीक है, अब जैसे ओजोन है, ओजोन एलिमेंटल फॉर्म में थोड़ा ना एग्जिस्ट करता, ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये ओजोन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं है, O2 का 0 है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाइए बेटा जी। एंट्रोपी चेंज इन द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड मेल्टिंग एट 27 डिग्री। 27 डिग्री का मतलब होता है 300 केल्विन। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज दिस वन। तो आपको बता दूं, एंट्रोपी चेंज जो होता है फ्यूजन का ना, फ्यूजन का, वो होता है डेल्टा H फ्यूजन अपॉन T।
एनर्जी देना पड़ेगा तभी तो ऐसा होगा, और टी फ्यूजन लिख देंगे। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे ये हो रहा है 27 पे हो रहा है तो ये वही रख देंगे। तो ये फ्यूजन का कितना दिया हुआ है, ये 2930 दिया हुआ है। ठीक है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है, क्यू अपॉन टी होता है एंट्रोपी की वैल्यू। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा तो भाई क्यूपी हो जाएगा, तो क्यूपी को हम लोग डेल्टा एच लिखते हैं। तो जो वैल्यू दी हुई है डेल्टा एच की ही दी हुई है। अब डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है तो डेल्टा एच की वैल्यू ये दी हुई है। टी की वैल्यू कितना लिखा हुआ है 300 केल्विन। बस आप इसको सॉल्व कर लो। अब कितना आ जाएगा, 3 को भाग दो 300 तो 30 का भाग दो, तो 30 का भाग दोगे तो आई थिंक 9.7 आएगा, 9.7। अब इंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, अब इसको जूल कहते हैं, इसको केल्विन कहते हैं, तो ये जूल पर केल्विन हो जाएगी बस आंसर। ठीक है, अब चूंकि जो है सारा का सारा जूल में ही दिया हुआ, तो ये जूल में लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इजी है, बस आपको ये फार्मूला पता रहे। ठीक है, किसी भी फेज की इंट्रोपी चाहिए तो उसी फेज की इंथैल्पी चाहिए, और जो ये फेज की इंथैल्पी है किस टेम्परेचर पे हुई है वो वाला टेम्परेचर चाहिए। एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज दिस वन। ठीक है, तो ये फ्यूजन का है तो यहाँ फ्यूजन लिख दो। ये 27 डिग्री पे फ्यूजन हो रहा है तो 27 डिग्री यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे आई से 0 डिग्री पे फ्यूज होता है, ठीक है ना, 0 डिग्री पे होता है कि नहीं होता है, तो यहां पे कितना लिखना पड़ेगा 0 डिग्री यानी 273 केल्विन। तो ये कहने का मतलब होता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़िए। हाँ भाई, इसके बारे में बात करिए। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय, देखिए गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम का, ठीक है, जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो एक तरीका होता है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ब्रेडिज मेथड या फिर है ना आर्क मेथड, इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड होता है। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेटल प्लेट्स को हम लोग अगर मीडियम, ये इसी कोलाइडियल मीडियम जो डिस्पर्स मीडियम है इसमें डाल के हाई पोटेंशियल अगर देते हैं, ठीक है, तो ये हाई पोटेंशियल देने से ये मेल्ट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, और यहाँ पे आइस क्यूब का बाथ लगा होता है तो ये जो है फिर से क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस हो जाने से वो सोल्स मिल करके कोलाइड बन जाते हैं। तो ये वाला जो मेथड होता है ये प्लेटिनम, गोल्ड, ठीक है, और सिल्वर, ये इन तीनों के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो इसका नाम ब्रेडिग आर्क मेथड कहा जाता है। ठीक है भाई, ये आप लोगों के एनसीईआरटी में लिखा हो तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका थर्ड आया। हाँ भाई, पेप्टाइजेशन के बारे में सुन लीजिए। पेप्टाइजेशन तो वो है कि जब, ठीक है, हम लोग हाई कंसंट्रेशन मतलब पीपीटी को हम लोग कुछ ऐसे किसी इलेक्ट्रोलाइट में डाल देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी मदद से क्या करता है, पीपीटी को तोड़ देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, कोलाइडियल के साइज के मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है, तो उसको हम लोग पेप्टाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी दोनों नहीं लिखा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं, क्या लिखा, व्हेन फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ थर्ड सब्सटेंस। तो देखो ये प्रेसिपिटेट है ना, यही हम पेप्टाइजेशन की बात कर रहे थे जो अभी पीछे बात कर रहे थे। विद द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड सब्सटेंस, ये कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इनमें कोई एक आयन जरूर कॉमन होगा, चाहे कैटाइन चाहे एनाइन। जैसे FeOH होल थ्राइस है, FeOH होल ट्राइस का ये एक पीपीटी है, ठीक है भाई, होल थ्राइस का, तो ये पीपीटी है। तो इसमें अगर FeCl3 डाल दें, ठीक है भाई, तो ये FeCl3 क्या करेगा, Fe3+ जो है इसके ऊपर चिपक जाएगा और इनके पीपीटी को छोटे छोटे है ना पार्ट में तोड़ देगा, क्योंकि इनके जो वंडरवाल फोर्स होते हैं इनके बीच में, है ना, इसके और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होते हैं वो उससे कमजोर पड़ जाते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। यही तो प्रोसेस है, और वो टूट जाते हैं, और टूट जाने के बाद कोलाइडियल मॉलिक्यूल्स के साइज के बन जाते हैं, दैट इज योर पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन इज दैट वन। ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहे हैं, व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitated substance is converted into the colloidal solution with the help of third substance, the process is known as peptidation। ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आप रट्टा भी मार लीजिए। रट्टा तो यार मारना पड़ेगा ही कुछ टॉपिक्स का, उनके बिना आपका काम चल भी नहीं पाएगा। डायलिसिस इज व्हाट? डायलिसिस इज एक्चुअली प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द कोलाइड। ठीक है भाई, ये लाइन लिखी हुई है डार्क लाइन में, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है।
ठीक है, देखा होगा मेडिकल लाइन में एक डायलिसिस टर्म भी यूज किया जाता है, तो वो कंसंट्रेशन को कम करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम कर दी जाती है कोलाइट से। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो डायलिसिस इज दैट वन। चलिए आगे नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए केमिसॉर्प्शंस। देखिए आपको बता दें एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, एक फिजिसॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन बताया था मैंने रिवर्सिबल होता है, जो कि केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक, तो आप जरा पढ़ते हैं केमिसॉर्प्शंस। वीक वंडर, जैसे वीक अट्रैक्टिव है ना, तो ये फिजियो मान लीजिएगा, वंडरवाल फोर्स वीक होता है। केमिसॉर्प्शंस में केमिकल बॉन्ड बनता है, जैसे ऑक्सीजन एटम या हाइड्रोजन एटम प्लेटिनम मॉलिक्यूल के ऊपर एडजॉर्ब हो तो उसमें केमिकल बॉन्ड बन जाता है, तो वो केमिसॉर्प्शंस कहा जाएगा। तो ये तो हो ही गया, गलत हो गया यहीं से, वीक जैसे बोला। इरिवर्सिबल केमिसॉर्प्शन, ठीक है, यही सही है, बात समझे। इरिवर्सिबल मैंने बोला, फिजिसॉर्प्शंस क्या है, रिवर्सिबल है। अच्छा, क्या डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर? नहीं, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो ये बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो इस वाले रिएक्शन पे बेस्ड है। बात मेरी समझ रहे हो? इन्वॉल्व्स मल्टी लेयर फॉर्मेशन ऑफ एडजॉर्बेंट इन ऑन एडजॉर्ब, ये तो गलत ही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? यही वाला। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, ओके, ये खुद ही हो जाएगा। एक कैटलिस्ट, देखिए कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट करता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन। एक्टिवेशन एनर्जी को अगर डाउन कर देगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इनहैंस कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब पढ़ते, इंक्रीज इन फ्री एनर्जी चेंज। देखिए कैटलिस्ट का मतलब फ्री एनर्जी चेंज से कुछ नहीं है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को स्लो या फिर फास्ट कर देता है। उसका डेल्टा जी से कोई मतलब नहीं होता। फ्री एनर्जी का मतलब डेल्टा जी, और ये वो एनर्जी होती है जितने से अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है, मतलब ये टोटल एनर्जी वर्क डन में यूज कर ली जाती है। ठीक है, फ्री एनर्जी तो यही है, जितनी एनर्जी आपके पास वो वाली है कि जो वर्क के रूप में की जा सकती है, कन्वर्ट की जा सकती है, वही एनर्जी जो है टोटल एनर्जी में से वही वाली एनर्जी गिब्स एनर्जी कही जाती है। तो ये तो उससे कोई मतलब ही नहीं। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, ये भी हटाओ। डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज फ्री एनर्जी, हाँ यही बात सही है। और एक चेक कर लेते, कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी तो बदल ही नहीं कर सकता, फ्री एनर्जी जो है वही रहेगी। ठीक है, वो क्या चेंज करती है? बस केवल रेट बढ़ा देती, घटा देती, तो टाइम क्या हो जाता कम, एक्टिवेशन एनर्जी घटा देती है। तो इसलिए इसका कौन सा आंसर होगा? थर्ड होगा। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, नेक्स्ट 69 है। 69 सुनिए, द इलेक्ट्रोलाइट्स यूजुअली यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप लोगों ने बहुत ही पढ़ा होगा साइनाइड, सिल्वर साइनाइड और गोल्ड साइनाइड, ये प्रोसेस आप लोग मेटलर्जी में पढ़े होंगे, ये वहां पे खूब यूज किया जाता है। इसी को लिख लीजिएगा और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वही वाला रिएक्शन, इसको रट डालिए। ठीक है, ये मेटलर्जी का प्रोसेस है, ये वही वाला लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, 70 आ जाइए। अब देखिए, आइडेंटिफाई रॉन्ग एग्जाम्पल फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द ग्रुप 14। 14 ग्रुप में कौन कौन लोग हैं? कार्बन, सिलिकॉन, ठीक, जर्मेनियम, ठीक, SN, PB। ठीक, आपको गलत ढूंढना है, यानी 3 सही होगा। एलिमेंट विच फॉर्म मोस्ट एसिडिक इज कार्बन, बिल्कुल ऊपर नॉन मेटल, नीचे मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक नेचर इसका है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक इसका होगा, तो ये सही लिखा हुआ है। एलिमेंट विच इज अफेक्टेड बाय वाटर, आप लोगों को मैंने बताया था कि लेड का वाटर से रिएक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि लेड का वाटर से जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो उस पर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म, ठीक, यानी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन रुक जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एलिमेंट विच इज अफेक्टेड बाय वाटर इज लेड, तो यही आपका गलत हो गया, यानी ये इक्वेशन होता नहीं है, लेड से रिएक्शन ही नहीं करता। कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेड, हाँ ये बात सही है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, सबसे नीचे वाला सबसे ज्यादा स्टेबल जो है +2 होता है,
इसीलिए Pb जो होता है 4+ झट से Pb2+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक भाई, तो ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेड का 4+। ठीक है, एलिमेंट यूज्ड इन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, वेरी गुड। तो यानी आपका गलत कौन सा हुआ, यही वाला, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाइए। आप लोगों को इनऑर्गेनिक में ये सब बातें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन सोन बाई। देखिए कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन का मतलब होता है खुद का एलिमेंट जब खुद ही से सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता चला जाए, है ना, तो वो कैटिनेशन कहा जाता है। तो कैटिनेशन बेटा कार्बन में सबसे ज्यादा है, तो कार्बन में सबसे ज्यादा है तो ये हो गया, उसके बाद सिलिकॉन में है। ठीक है, इस तरह से। तो हमें मैक्सिमम पूछ रहा है तो इसका यही लिख देते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो कैटिनेशन की वैल्यूज याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए 72। द एंटायर क्रिस्टल ऑफ SiO2 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग। SiO2 जब आप लिखोगे तो ये SiO करके आप ये ऐसे लिखते चले जाओगे। ठीक है, Si करके, Si, फिर ये O करके। तो आप ध्यान से देखो, ये सिलिकेट्स है, सिलिका है। सिलिकेट में भी होता है, बस सिलिकेट्स में आ रहा है कि यहाँ अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लग जाता है, C6H5 या CS3 ग्रुप लग जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेंबर्ड रिंग हो गया। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सिलिकेट में भी ऐसा ही होता है, बस उसमें अल्काइल ग्रुप एक जगह लगा रहता है, याद रखना। 8 मेंबर्ड रिंग वहां भी होता है। ठीक है, इसलिए कौन सा आंसर हो गया? सी वाला हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स। अरे यार ये रट्टा मार लीजिएगा। कीजलगर जो है एक क्वार्टज और कोई एमार्फस फार्म होता है। ठीक है, और एमार्फस फार्म जो सिलिका का होता है वो कीजलगर होता है, जो कि हम लोग फिल्ट्रेशन प्लांट्स में यूज करते हैं। क्वार्टज जो होता है बहुत ही प्रीसियस होता है, जेम्स के टर्म्स में यूज करते हैं, है ना, रत्न कहा जाता है। तो कीजलगर आपका, ठीक है, आंसर है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बफर सिस्टम टू मेंटेन पीएच ऑफ द ब्लड। देखो बफर सिस्टम के लिए ये वाला यूज किया जाता है। कैसे? H2CO3 जो होता है ये आयनाइज होगा H+, और ये HCO3- होता है। तो ये एसिड हुआ, ये इसका कंजुगेट बेस हो गया। यही दोनों मिल करके ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.2 से लेकर के 7.4 तक मेंटेन करता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये इसलिए कार्बोनिक एसिड वाला जो रिएक्शन है ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि ये रिएक्शन की ही वजह से बफर सॉल्यूशन, बफर जो कंडीशन है वो मेंटेन किया जाता है पीएच ऑफ द ब्लड। ठीक है, ब्लड का पीएच 7.2 से लेकर 7.4 तक होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये इसलिए इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई देखो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले लिख ही देते हैं, ये न्यूट्रल होता है, एक बात आप समझना, न्यूट्रल हो गया। ठीक, एक बात ये याद रखना, टेस्टलेस ऑर्डरलेस होता है, ना इसका कोई टेस्ट होता है ना कोई इसकी महक होती है। ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस। ठीक है, तो ये अब पढ़ो जरा, इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस, सही हो गया। CO मॉलिक्यूल एक्ट एज डोनर, हाँ भाई कॉम्प्लेक्स में खूब इस्तेमाल किया जाता है। अरे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना NiCO4। NiCO4 एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, बहुत जगहों पे होता है। Fe2CO9, FeCO5 भी तो होता है, फेरोसिन। ठीक है, फेरोसिन। तो ये एज ए मॉलिक्यूल डोनर लिगेंड होता है, और बहुत ही पावरफुल लिगेंड होता है, बहुत ही पावरफुल लिगेंड होता है, इसलिए जो है ये तो सही है। वाटर सोल्यूबल नहीं है भाई, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो है ही है। आप लोगों ने मेटलर्जी में देखिए जो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन होता है वहाँ खूब यूज किया जाता है। ठीक है, कोक जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फिर जो है आयरन ऑक्साइड को चेंज करके आयरन में ला देता है। ठीक है, ये वहाँ यूज किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, आपका थर्ड ऑप्शन हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड समझ रहे हैं? कार्बन फैमिली में कार्बन ही सबसे इंपॉर्टेंट है और सिलिकॉन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही दोनों हैं। और उसमें कार्बन का जो ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पीछे अभी कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आया है HCO3 माइनस वाला, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत ही अच्छा था। ये आप लोगों को आने वाले नीट के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन NCERT का टोटल है। जैसे ये क्वेश्चन भी NCERT का टोटल है। जैसे ये देखिए, ये एकदम प्रिंटेड है। आपको याद करो, बता दूं, अभी 1980 के आसपास कार्बन का थर्ड एलोट्रॉप जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, बकमिंस्टर फुलरीन या बकीबाल्स कहा जाता है या फिर सिंपली फुलरीन कहा जाता है, वो अभी खोजा गया है। वो तो होते C20 है, C30 ऐसे, लेकिन C60 और C50 बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन है, और इनमें से ये वाला सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसमें बेटा 20 रिंग ऐसे हैं जो 6 मेंबर्ड होते हैं, ठीक है, और 12 ऐसे होते हैं जो 5 मेंबर्ड होते हैं, ठीक है, और इन्हीं दोनों को मिलाकर के सॉकर जो फुटबॉल होता है उसके स्ट्रक्चर का होता है। तो ये लिखा हुआ है, तो ऐसे फैक्ट बड़े काम के फैक्ट हैं। तो पेपर डिस्कशन अगर आप करते हो, तो अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन कर रहे हो, कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप ऐसे समझ लिया करिए NCERT के जो आए होते हैं। आगे आने वाली नीट एग्जाम में आपको पूरी तरह से तैयार रखना, क्योंकि वो आएगा जरूर। एग्जामिनर का मूड एंड मोमेंट होता है, इतमें भी कि वो वही ब्लड वाला पूछ ले, पीएच वाला मोमेंट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उसने लीगेंसी का पूछ लिया था, ये भी पूछ सकता है। तो NCERT में जो इनऑर्गेनिक है बहुत ही काम की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है उसमें से। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है ध्यान से देने वाली, ठीक है। हाँ, आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, पीछे वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पीछे वाले क्वेश्चन के लिए ये आप अच्छी तरह से जानते रहिएगा। जैसे हमने कहा कि कार्बन के दो, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, 2 एलोट्रॉप होते हैं, और एक एमरफस होते हैं। ये वाला बहुत, क्रिस्टलाइन में कौन सा होगा, डायमंड होगा और ग्रेफाइट होगा, ठीक है, ग्रेफाइट होगा, और तीसरा फुलरीन होगा। ये आप ये याद रखिएगा। एमरफस के कौन से होते हैं, एमरफस में कौन होंगे, कोल होंगे, चारकोल होगा, नहीं, इस तरह से आप लोगों को याद रखिएगा। तो ये क्रिस्टलाइन है और एमरफस होते हैं, ठीक, और एक कोल लिखिएगा, चारकोल, ठीक है, और लैम्प ब्लैक, है ना, लैम्प ब्लैक। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है, जो बहुत ही पॉपुलर और पेट हैं, ये आप याद रखिएगा। एलोट्रॉप्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसी के बारे में मैं बात कह रहा था, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगला आ जाइए, द कोलाइडियल सिस्टम इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम्स बोथ आर लिक्विड। केवल एक कंडीशन है जिसमें डिस्पर्स फेज जस्ट लाइक सॉल्यूट, जस्ट लाइक सॉल्यूट, नॉट सॉल्यूट, डिस्पर्स मीडियम जस्ट लाइक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये दोनों अगर लिक्विड होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इमल्सन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इमल्सन, जैसे मिल्क, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इमल्सन होगा जिसमें लिक्विड होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, कोई डाउट। अगला, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है। लिक्विड अगर लिक्विड होता है, अच्छा, ये जो होता है एरोसोल होता है, इसमें गैसियस गैस होता है, ठीक, गैस होता है डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। तो अपने आप पता चल जाएगा आप लोगों को, इमल्सन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, फॉग इज ए कोलाइडियल सॉल्यूशन। ये भी रट्टा वाला है भाई। फॉग किसे कहते हैं, जब सॉलिड जो है गैस पे डिस्पर्स होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ठीक है, फॉग बोल देते हैं। गैसियस का क्या, सॉलिड क्या हो गया, डिस्पर्स, डिस्पर्स्ड, फेज हो गया, ठीक, और जो गैस है ये डिस्पर्स्ड मीडियम होता है, ये आप याद रखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 71। हाँ भाई, द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट फॉर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है, वो गैलियम होता है बेटा, गैलियम याद रखिएगा, गैलियम यूज किया जाता है। तो ये फैक्ट है, ये भी NCERT में लिखा हुआ है, छपा हुआ है। आपको एक बार छोटा सा एक एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग जब कभी कार्बन की या किसी भी फैमिली को थोड़ा सा अगर NCERT रीड करते हैं, तो जब इंट्रोडक्शन आता है, पहला पैराग्राफ, वो जरूर रीड किया कि वहाँ पे ये मिलते हैं ये सब। तो हर एक टॉपिक का पहला जो पैराग्राफ होता है जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो गैलियम है, गैलियम जो है हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे मरकरी भी यूज किया जाता है, लेकिन हाई टेम्परेचर के लिए नहीं यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, कम टू 80।
क्वेश्चन नंबर 80, विच आर द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक बताइए कौन होगा। देखिए बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम है, चारों है ना। तो ऊपर से नीचे जाने पर सबको पता है बेसिक नेचर बढ़ता है। बेसिक नेचर क्या करेगा, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एसिडिक। बस सिंपल सी बात है, एसिडिक होगा। तो यही इतना था। तो एसिडिक ये है, ये समवॉट एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्लियर हुआ। एल्युमिनियम एम्फोटेरिक होता है, आप लोगों को पता है ना। एल्युमिनियम का ऑक्साइड अगर आप लोग HCl से रिएक्शन कराओगे, NaOH से, दोनों से रिएक्शन करेगा। ठीक है। द exhibition of highest coordination number depend upon availability of vacant orbital in the central atom. Which of the following element is not likely to act as central atom in MF6? ठीक है, आप ध्यान से देखो, बोरॉन के पास ऑक्टेट एक्सपैंड करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल मान लो होगा भी, p ऑर्बिटल होगा। तो जब p ऑर्बिटल रहेगा, या फिर सेकंड पीरियड, सीधे सीधे रट्टा मार लो, सेकंड पीरियड का एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर ही नहीं सकता है। तो अगर वो कर नहीं सके तो MF6 बना नहीं पाएगा। MF ऐसे 6 बार लिखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। 3 3 6 हो गया, 2 फ्लोरीन पे माइनस ले, 3 फ्लोरीन पे, तो इस पे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड में तो हो ही नहीं सकता। सेकंड पीरियड के एलिमेंट में अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट सेंट्रल एटम बन जाए तो 12 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं पाएगा। तो ये सिंपल सा था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये एलिमेंट नॉट लाइकली टू फॉर्म MF6 3-। आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 82 सभी लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 82, बोरिक एसिड एसिड क्यों है? बोरिक एसिड एसिड क्यों है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए अच्छा है कि ये हर बार ये एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है इसकी कि ये कभी भी पूछा जा सकता है, ये कभी पुराना नहीं होता। तो बोरिक एसिड और हर जगह डिस्कस भी किया जाता है, हर टेस्ट में लगभग आ ही जाता है। तो वो जानबूझ के लाया जाता है ताकि आप लोगों को रट जाए। ठीक है, ये वाला यहां OH- आएगा भाई, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये OH- वाटर का ये ला देता है, ले लेता है। तो ये बन जाएगा BOH4 और यहां एक माइनस और HN। तो ये HN वाटर से मिला। ठीक है, तो ये लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड होता है, एसिड। तो लुईस एसिड की पहचान क्या? वो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो बोरिक एसिड इसलिए एसिड है क्योंकि ये वाटर का OH आयन एक्सेप्ट करने के बाद H आयन उससे रिलीज करता है, इनडायरेक्टली ये H आयन रिलीज करता है। इसका ये वाला H नहीं रिलीज होता है, याद रखिएगा, भले OH लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, बोरिक एसिड क्यों है? इट कंटेन रिप्लेसेबल, ये है ही नहीं। गिव्स अप प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन देता है। एक्सेप्ट, देखो गिव्स अप प्रोटॉन तो मतलब ये ऐसे नहीं डायरेक्टली, एक्सेप्ट OH- इसको पढ़िए, फ्रॉम द वाटर एंड रिलीज प्रोटॉन। ये वाला कह रहा हूं कि वाटर जो है से OH आयन लेता है तब जाके H आयन रिलीज करता है। तो गिव्स अप प्रोटॉन मतलब ये नहीं है सीधा सीधा। कंबाइनिंग विद द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, प्रोटॉन से तो कंबाइन ही नहीं करता है, OH- से करता है ना। तो आपका ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए उसमें गिव्स अप प्रोटॉन करके एक ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बट ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन तो देता है लेकिन OH आयन एक्सेप्ट करने के बाद। आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाइए। हाँ भाई 83, चलिए। कैटिनेशन, कैटिनेशन का डेफिनेशन लिखा है, लिंकिंग ऑफ ए सिमिलर एटम्स डिपेंड ऑन साइज, ये भी सही बात है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। द टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन इन 14, सबको पता है कि कैटिनेशन कार्बन फैमिली में सबसे ज्यादा शो किया जाता है, और कार्बन फैमिली में कार्बन की तो बहुत ही ज्यादा है, और इतनी ज्यादा कि उसकी एक अलग से केमिस्ट्री बनाई गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसलिए कार्बन की जो कैटिनेशन है सिलिकॉन से बहुत ज्यादा है। एक तो ये बात सही है, ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये इक्वल करके लिखा है कि क्या लिखा हुआ है ये देखिए जरा ध्यान से, यहां तो छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए जरा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 एवरीवन। यहाँ पे एक्चुअली में बेटा एक साइन छूट गया है, ये लमसम सेम है ऐसे लिखा हो गया है। तो देखिए कार्बन के सिलिकॉन की बहुत सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा गैप दिखा है। देन जर्मेनियम और टिन की लगभग बराबर है। तो देखिए ये वाले और ये वाले में सिर्फ इस बात का डिफरेंस यही आया कि कैटिनेशन डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कार्बन की बहुत ज्यादा है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके। फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन इसी बात के लिए था कि ये वाले दोनों सीक्वेंस सेम दिखा रहे हैं, बट इसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा हो, तो सेकंड ऑप्शन हुआ। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाइए 84 आइए। द बिगेस्ट गैप इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप अगर सोचना है तो आप लोग बोरॉन फैमिली के ले लीजिए, अल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि जो बोरॉन है उसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और नीचे जाने पे धीरे धीरे है ना, घटने के बाद बढ़ने भी लगती है, हल्का फुल्का बढ़ती है। क्यों? क्योंकि यहां पे पुअर सील्डिंग पावर होती है। अब पुअर सील्डिंग पावर किसकी होती है? D10 की, और यहां वाले में तो F14 की हो जाती है। तो इसकी वजह से ENC इसकी बढ़ जाती है। ENC बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगी, तो यहां तो ज्यादा होता है, उसके बाद यहां घट जाता है, घटने के बाद ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा गैप कहां होगा? यहां पे होगा। ठीक है, याद अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बट रीजन अगर आपको मालूम है तो आपका गलत कभी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे एलिमेंट्स की याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है हम लोगों को जरूर सीखना चाहिए होता है कि कब घट रहा है कब बढ़ रहा है। तो यानी कौन सा आंसर हुआ? ये वाला। ठीक है भाई, 84 बोरॉन और एल्युमिनियम के बीच में। ठीक है, 85 आ जाइए। हाँ 85 के, इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। ठीक, यही हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो पी ब्लॉक फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट NS2 NP1 में कभी दिखाएगा, तो ये बोरॉन फैमिली में। NS2 NP2 अगर लोगे तो ये कार्बन फैमिली की है। NS2 NP3 अगर लोगे तो नाइट्रोजन फैमिली। तो बेटा जैसे ही ये फोर्थ पीरियड में आता है तो वहीं से 3D10 चालू हो जाता है, वहां पे 3D10 मिलेगा, अगले वाले में 4D10 मिलेगा, अगले वाले में 5D10 मिलने के साथ साथ 4F14 भी मिलने लग जाएगा, नीचे बढ़ रहे हैं 14। तो इनकी बहुत ही पुअर सील्डिंग होने की वजह से ENC बढ़ जाता है। तो ENC बढ़ जाता है तो जो बाहर वाले ये दोनों ऑर्बिटल हैं उनमें से जो S वाला ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस की तरफ खिंच जाता है। इसको कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर, जो कि S ऑर्बिटल की स्फेरिकल साइज होने की वजह से सबसे ज्यादा है। तो ये बेटा ऑलमोस्ट इनर्ट हो जाता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। तो यही आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को होने की वजह से अब टिन पे आ जाओ। सबसे नीचे जो होता है सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो Pb4+ होता है बेटा ना, अभी बताया था पीछे वाले उसमें, Pb2+ फट से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो रहा था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो Sn है, Sn2+ जो ऊपर वाला है, Sn2+ झट से किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH4+, Sn4+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए SnCl2 आप लोगों को याद होगा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और PbCl4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, बाकी और ऑप्शन इसके सब उल्टे लिखे हुए हैं। ठीक, देखिए ये गलत है। Sn2+ Pb2+ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, गलत हो गया। Sn4+ रिड्यूसिंग एजेंट वाइल Pb4+। Sn4+ कहां से रिड्यूसिंग एजेंट हो जाए? इस रिएक्शन को देख लीजिए। आगे 86 आ जाइए, जल्दी जल्दी करिए बेटा, लंबा पेपर है। रोम्बिक से सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, इसका डेल्टा H ये लिखा हुआ है। फिर कह रहा है द मोनोक्लिनिक डेल्टा H क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, -300 जूल लिखा हुआ है। द एबव डाटा कैन प्रिडिक्ट। देखिए इसको इस डाटा के आधार पे देखो, चाहे ऐसे देख लो, डेल्टा H ट्रांजिशन जैसे सल्फर रोम्बिक से सल्फर मोनोक्लिनिक पे चेंज हो गया, ठीक, या फिर सल्फर मोनोक्लिनिक से रोम, जब इस तरह से चेंज होता है, एलोट्रॉपिक चेंज आता है, तो उसको ट्रांजिशन कह देते हैं।
ठीक है। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक अगर जाएगा तो इंडोथर्मिक जाएगा। जरा इसको चेक कर लो, रोम्बिक इधर लिखा, मोनोक्लिनिक उधर है, तो इस रिएक्शन को पलट दो दूसरी वाली को। जब पलटोगे तो पहला वाला लिख दे रहे हैं एस रोम्बिक से O2 अगर रिएक्शन करके SO2 बना रहे हो तो इसका डेल्टा एच कुछ मत लिखना, माइनस मतलब जैसे है वैसे चेंज ना करना, ये 297.5 हो गया। और अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें तो ये SO2 आएगा, ये जो है चेंज होगा सल्फर मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक को M लिख दे रहे हैं, प्लस O2। तो अब इसका डेल्टा एच क्या होगा बताओ बेटा, डेल्टा एच, तो इसका डेल्टा एच होगा प्लस का 300। अब आप दोनों को सम करोगे तो ये O2 निपट लेगा और ये SO2 खत्म हो जाएगा, यानी आया आपका S रोम्बिक से S मोनोक्लिनिक, और S रोम्बिक से S मोनोक्लिनिक आ गया, तो इसका डेल्टा एच भी तो जोड़ो, तो ये प्लस का 7 आएगा, 97 300 है ना, तो इसका जो आएगा प्लस का 2.5 आएगा, 2.5, तो प्लस का 2.5 आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडोथर्मिक आए कि नहीं आए, तो बस खत्म बात, यही आंसर है। रोम्बिक सल्फर येलो कलर, ये कलर वो कलर नहीं है, सब गलत है, ठीक है। तो इसको बड़े आसानी से, ये पीछे हम लोगों ने बताया था कि रिएक्शन को रिवर्स करके कर लीजिएगा। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए बेटा 87। ठीक भाई, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड सॉलिड बोल दिया है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट वॉल्यूम आता है तो इसको हम लोग डेल्टा ई कह देते हैं, और जब कांस्टेंट प्रेशर पे लिखा रहता तो इसी को डेल्टा एच कह देते। तो ये 27 डिग्री का मतलब 300 केल्विन, ये सब समझे रहो। द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर पूछ रहा है, यानी आपको डेल्टा एच पूछ रहा है। तो आप लोग बताओ, पहले रिएक्शन लिख ले, C6H5COOH जो कि है सॉलिड। अगर हमने O2 से रिएक्शन कराया तो CO2 प्लस H2O आ गया। अब डेल्टा एच इसी का निकालना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको बैलेंस कर लें, इसको 6 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 6 वाटर है और 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 लिख दिया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 3 15 हुआ, 15 में 2 यहाँ पड़ा हुआ ऑलरेडी, तो इसको 13/2 लिख दीजिए। आप समझ गए होंगे कितना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, कार्बन भी बराबर हो गया, वाटर। बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। जो अकेला एलिमेंट बनता है ना, बचता है ना, उसको ही लास्ट में बैलेंस किया करो, अपने आप आ जाएगा। भाई देखो, ये गैस होता है, ये भी गैस होता है, ठीक, ये लिक्विड होता है। तो डेल्टा एन पहले निकालो, डेल्टा एन निकालोगे, डेल्टा एन की जरूरत पड़ेगी ना, तो 6 - 13/6 13/2, यानी माइनस का 1/2 आया। अब डेल्टा एच दिया, डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई, ठीक, प्लस डेल्टा एन RT निकालना है, यही फार्मूला ही है। तो डेल्टा ई माइनस का 1/2 R इंटू टी कितना है 300, बस। ऑप्शन R में दिया हुआ है ना, थोड़ा ऑप्शन देख लिया करिए ऐसे सॉल्व करने के लिए, कभी कभी पूरा कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कराता, इस तरह से भी दिया जाता है, यानी ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो डेल्टा ई कितना दिया हुआ बेटा, 321.3 किलोजूल लिखा हुआ है ना, तो किलोजूल हो गया, माइनस 1/2, ठीक, ओके भाई। आर का मान जो भी रखेंगे वो किलोजूल में रखेंगे बाद में। यहां 300 आया कि नहीं आया, आर का मान तो अभी रख नहीं रहे, तो ये सॉल्व करोगे 150 आया, तो 321.3 माइनस 150 आर, यही आंसर जिससे मिला लो, ठीक है। देखो ये माइनस का 321 लिखा हुआ ना, एक्चुअली में इंथैल्पी ऑफ कंबशन एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए यहां पे माइनस ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो इसीलिए माइनस 331 से लेकर के 150 आर का मान तो अभी रखना बाकी है, जब रखोगे 2 किलोजूल है, क्या किलोजूल में है ना, तो 8.314 रखोगे, तो जूल पर केल्विन होता है, तो उसको 1000 से डिवाइड कर लेना, तो वो आर का मान अभी रखा नहीं गया है, तो इसीलिए हमने 1000 लिखने की भी जरूरत नहीं समझी, सिंपल आ गया, ठीक है भाई। तो यही लिखा हुआ है, चले आगे। इजी है बेटा, क्वेश्चन थर्मो के भी इजी थे। इजी का मतलब आप लोगों को, इजी का मतलब ये समझना है कि ऐसे क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं करने हैं थर्मो में, क्योंकि आप लोगों को बता दो थर्मो के 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं,
बट इतने नहीं आएंगे कि आपको कैलकुलेशन या बहुत ही इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप समझ लो कि थर्मो के दिए गए हैं, ठीक है, आप इसको करिएगा, दे आर गुड क्वालिटी क्वेश्चन। तो हाइड्रोलिसिस करोगे डाइबोरेंट, डाइबोरेंट बहुत ही पता अपने आप आग पकड़ लेता है, B2H6 है, ठीक है, इसको पानी डालोगे तो बहुत ही तेजी से क्या बना लेगा, बोरिक एसिड। आप लोगों को बता दूं, बोरॉन के ज्यादातर कंपाउंड्स की अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बोरिक एसिड बनाएंगे और साथ में ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखना। तो ये रटा रटाया क्वेश्चन है, तो ये बोरिक एसिड प्लस हाइड्रोजन होगा, ये तो खाली वही रिएक्शन पूछ रहा था, ठीक है, तो इसलिए ये वाला होगा। H2O2 तो बनता ही नहीं इसमें, ठीक है, ये वाला तो हीटिंग प्रोसेस वाला है, ठीक है, और ये वाले में बस H3BO2, H3BO2 कोई कंपाउंड ही नहीं होता है, H3BO3 होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। HBO2 होता है मेटाबोरेट, ठीक है। 89 द कलर ऑफ द बोरेक्स बीड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लास लाइक मेटल बोरेट्स बीड। ये तो आप लोगों को याद होगा बोरेक्स बीड टेस्ट में, जैसे आप लोग Na2B4O7 बेटा बोरेक्स है ना, इसको हीट करोगे तो ये NaBO2 बन जाएगा और साथ में B2O3 बन जाएगा। इसी को जब ठंडा होगा तो ये ग्लासी बीड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लासी बीड, जब ठंडा होगा तब। और इसी को अगर कोई मेटल का ऑक्साइड, ज्यादातर ट्रांजिशनल मेटल का जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड है, अगर इसी बोरेक्स बीड को इसके साथ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में या रिड्यूसिंग फ्लेम में, तो ज्यादातर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लिया जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मतलब उसमें ऑक्सीजन खूब ढेर सारी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन ढेर सारी रहेगी तो वो नीला कलर हो जाएगा वो फ्लेम अपने आप ही। तो जब ये कराओगे तो ये मेटाबोरेट्स बना लेगा, कॉपर कोबाल्ट मेटाबोरेट बना लेगा, और जो कि ब्लू कलर का होता है, होल ट्वाइस लिखिए, ब्लू कलर का होता है। तो ये बोरेक्स बीड टेस्ट कहा जाता है। तो ट्रांजिशनल मेटल की जो टेस्टिंग होती है इसी से, है ना। कोबाल्ट की जो प्रेजेंस है साइनोकोबालामिन में, ठीक है, इसी मेथड से की गई थी। जो B12 है, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स जो है, जो कोबाल्ट का है, तो उसमें कोबाल्ट की जो प्रेजेंस होती है वो इसी टेस्ट से की गई थी। बेटा ये वाला पार्ट रिएक्शन नहीं करता, केवल ये वाला पार्ट रिएक्शन करता है, इसीलिए रिएक्शन में यही लिखा जाता है। ऐसे आप लोगों को कॉपर का जब लिया जाता है, कॉपर भी ऐसे रिएक्शन करा सकते हो। कॉपर ऑक्साइड है, यही बीड ले लोगे, ग्लासी बीड, यही बीड ले लोगे, इसको जब गरमाओगे तो CuBO2 बन जाएगा, कॉपर मेटाबोरेट, ठीक है बेटा। ये ब्लूइश ग्रीन होता है या फिर ग्रीन भी कह लो, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये कॉपर की प्रेजेंस बताता है, प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोरेक्स बीड कहते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा आया? ग्लास लाइक मेटल मेटाबोरेट्स, ठीक है, और हमने इसका रिएक्शन भी बताया है आपको। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ठीक है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। देखिए भाई इसमें गलत कौन सा है? Al2Cl6। देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड डाइमराइज हो जाता है, डाइमराइज होने का मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है AlCl3। तो आप सब लोग जानते हो AlCl3 लुईस एसिड है ना बेटा। तो दूसरे वाला जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, इसके जो लोन पेयर होते हैं क्लोरीन वाला, इसको मिल जाते हैं और ये ऐसे बन जाता है एल्युमिनियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 3 तो यही हो गया। और दूसरा वाला जो एल्युमिनियम है इसका क्लोरीन क्लोरीन, ऐसे क्लोरीन क्लोरीन, तो इसके पास 6 है तो इसका जो लोन पेयर ये ले लेता है और इसका जो लोन पेयर ये ले लेता है, तो ये ऐसे बन जाता है। तो 1 2 3 एटमों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, इसको बेटा 3C4E कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है 3C4E बॉन्ड, 3 सेंटर ना, एल्युमिनियम एक सेंटर, एक न्यूक्लियस क्लोरीन का, एक न्यूक्लियस एल्युमिनियम का, ये वाला है। तो इन तीनों सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए इसको ऐसा हो गया। अच्छा इधर आ जाओ, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, Al2CH3 होल 6, ठीक है। तो Al2 कैसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है भाई, CH3, ठीक है, और यहाँ पे C के साथ CH3 बना देते हैं, ठीक है, HHH करके, ठीक है, और यहाँ पे Al लिख देते हैं, ऐसे CH3 CH3 CH3, ऐसे यहाँ भी बना लेते हैं CH3 डैश से डैश बॉन्ड करें। तो इसके जितने भी एल्युमिनियम होते हैं, जितने भी ऑल कार्बन एटम से sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। I2Cl6
इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड होता नहीं है, बस ये डेटिव बॉन्ड हो जाता है, डैश डैश बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, डैश डैश, डेटिव नहीं बॉन्ड, डॉट एक ही इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड हो जाता है, तो इसको हम मान लेते हैं तो एक ही बॉन्ड, तो इसलिए जो है ये वाला सही है, ऑल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। I2Cl6 बेटा, I2Cl6 ऐसे लिखा जाता है, आयोडीन आयोडीन यहां लिख दिया और यहां पे Cl कैसे लिख दिया, ठीक है। ये एक्चुअल में ध्यान से देखोगे तो ये दो ICl3 मॉलिक्यूल हैं और ये आपस में जोड़ दिए गए हैं, ठीक है भाई। तो ये जब जुड़ता है तो इस तरह से जुड़ता है, ये इनके बीच में ये वाला बॉन्ड बना लेता है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर होता है, ठीक है भाई, और यहाँ पे भी लोन पेयर होता है। तो इनका जो I2Cl6 होता है वो नॉन प्लेनर नहीं होता, प्लेनर होता है भाई, स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर होता है, तो स्क्वायर प्लेनर होता है, तो इसलिए ये गलत है आंसर। B2H6 नॉन पोलर होता है, ये बात सही है, B2H6 ऐसे लिखा जाता है, ये H और ये H लिख करके ऐसे H लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे H हो जाता है और ये H मिल करके, तो ये B2H6 ये वाला ऊपर रहता है, ये नीचे रहता है, बाकी ये दोनों प्लेन में रहता है, तो ये और ये नॉन पोलर भी होता है, नॉन पोलर भी होता है। तो ये दो टी शेप के मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जुड़ करके प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बना लेते हैं और इसका हर एक का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसका हर एक का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d होता है, ठीक है भाई, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो इतना बात कंफर्म रखिएगा, इसको आप देख लीजिए, ठीक है, समझ में आया बेटा? और कुछ छोड़ दिया है क्या? ये थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो क्लोरीन है इसको ये बॉन्ड बना लेता है, ठीक बेटा। इसको बनाने के बाद अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी दो लोन पेयर, यहाँ पे भी दो लोन पेयर मैंने बनाया है, तो ये एक्चुअली में टी शेप्ड होते हैं, ये वाला दोनों टी शेप्ड मिल करके स्क्वायर प्लेनर बना लेते हैं और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, sp3d, sp3d वाला शेप, तो ये प्लेनर ही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे 90 के बाद 91 आ जाओ। 91 सुनिए, फॉर द इक्विलिब्रियम PCl3 PCl2 Cl2 जाता है, तो Kc दिया हुआ है, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, देखो टेम्परेचर बता दिया है कि कांस्टेंट, ठीक है भाई। अब आप सुनिए, Kc का मान हम रख दे रहे हैं यहाँ पे, Kc बराबर क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी। तो आप बताओ, वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तब भी Kc पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम घटाओगे तब भी Kc पे नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और इसमें वॉल्यूम घटाने बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू ली चिटरेलियो प्रिंसिपल, ठीक, ये भी बात कह सकते हो, ठीक है। तो इसलिए Kc विल इंक्रीज विद टेम्परेचर, गलत है, Kc विल इंक्रीज विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बस वो रिएक्शन है ना कुछ देर के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिवली मूव कर जाएगी, कुछ देर के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, लेकिन Kc का मान नहीं चेंज होगा। तो वही कह रहे Kc विल नॉट चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम, तो ये आपका थर्ड वाला सही हुआ, ये आप ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ ना कर जाना, ठीक है, ओके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अच्छा देखिए, Kc में इंक्रीज और डिक्रीज विद चेंज इन वॉल्यूम डिपेंडिंग अपॉन न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो फालतू गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। तो ध्यान रखना, Kc का मान कभी बदलता नहीं है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से, ठीक है। हाँ, Kc कब बदलता है, जब टेम्परेचर वगैरह बढ़ाते हो, बदलते हो, है ना। Kc अगर मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो Kc में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kc का मान घट जाएगा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kc का मान बढ़ जाएगा, इस तरह के केसेस में होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, अच्छा, द रिएक्शन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज दिस वन। देखो H2O बेटा टूटता है, किस में टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में टूटता है कि नहीं टूटता है। तो K इक्विलिब्रियम बराबर क्या लिखते हो, H प्लस, ठीक, OH माइनस और यहाँ पे H2O। तो ये बहुत ही फीबली आयनाइज्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 55.5 होता है, कितना होता है, 55.5 होता है मोलैरिटी। वाटर की जो मोलैरिटी होती है 55.5 होती है, अगर वाटर की डेंसिटी
1 ग्राम पर ml दी जाए तो, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है, वेरी प्योर स्टेट में ये बहुत ही कम आयनाइज होती है, तो इसका मतलब ये कहा जाता है कि ये ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड है, तो ये यहां रख देते हैं। तो K और बहुत ही हाई कंसंट्रेशन होता है तब भी कांस्टेंट होता है, सब मिला के ये H2O यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है बेटा, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट मिला करके क्या कहा जाता है, KW, और K इक्विलिब्रियम इंटू इसका नाम 55.5 लिख दें, तो यही चीज जो है KW बराबर K इक्विलिब्रियम इंटू 55.5 लिख देते हैं, ठीक है भाई। सब मिला के वाटर जो लिखा जाता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही प्योर स्टेट होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इस पे आ जाइए भाई, 93 विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। देखिए ये जितने भी हैं सेकंड फैमिली के हैं, सेकंड के हैं हाइड्रोक्साइड, इनकी सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो अगर इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है बेटा, तो सबसे पुअर सॉल्युबल, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे इनसॉल्युबल ऑलमोस्ट यही हुआ, ये सॉल्युबल हुआ, तो इसका मतलब है कि सबसे वीक कौन हुआ, यही हुआ, ठीक है। आप लोगों को बताया था अल्कली मेटल हो चाहे अल्कली अर्थ मेटल हो, दोनों के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसमें जो इफेक्टिंग फैक्टर्स जो है वो ये होते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है, और दूसरा ये है कि लैटिस एनर्जी भी घटती है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए भाई 94, द अल्कली मेटल डिजॉल्व इन द लिक्विड अमोनिया, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, अल्कली मेटल जब लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होता है बेटा, अल्कली मेटल जब लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होता है तो उसका कलर ब्लू कलर हो जाता है ना, तो अल्कली मेटल Na लेके किया जाएगा, तो ये Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब इसको अमोनिया में डालोगे तो अमोनिया दोनों से जुड़ जाता है, यानी Na और NH3 X करके यहाँ पे प्लस लिख दिया, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये भी NH3, जो पोलर होता है ना NH3, ये Y करके इससे जुड़ गया, तो ये अमोनिएटेड सोडियम है, कैटाइन कहा जाता है, अमोनिएटेड, ठीक है, सोडियम है या फिर कैटाइन कह लें, और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोगों को मैं बताऊं, जो ब्लू कलर होता है वो अमोनिएटेड या फिर सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है, ये भी सही है। फिर कह रहे द डाइल्यूट सॉल्यूशन आर ब्लू एंड कलर चेंजेस टू ब्रोंज विद इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। जब हम कंसेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो इसका जो कंसेंट्रेशन ब्लू है, ब्लू से क्या हो जाएगा, ब्रोंज कलर में हो जाएगा, और जैसे ही ब्रोंज कलर में हो जाता है उसका टोटल का टोटल किस में, NaNH2 में चेंज हो जाता है, ठीक है, और वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो द ब्लू सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, if 4 mole of barium chloride mixed with 2 mole of sodium phosphate, ठीक है, the maximum number of the moles of the barium phosphate that can be formed is, तो पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा बेटा, BaCl2 प्लस Na3PO4, जब ये रिएक्शन कराएगा तो बेरियम फास्फेट बोला ही है, Ba3PO4 होल ट्वाइस और NaCl ना, हाँ NaCl बन जाएगा। भाई बैलेंस करो, पहले बेरियम 3 लिखा था, यहाँ 3 लिख दो, ठीक, फास्फेट 2 बार है तो यहाँ 2 लिख दोगे, हमें लगता है यहाँ 6 बार लिख दोगे, बैलेंस हो गया। देख लीजिए बैलेंस है, अब आप लोग देख लीजिए बैलेंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये दिया 0.2 मोल, 0.4 मोल, और ये दिया 0.2 मोल, तो ध्यान से सुनो भाई, ये कह रहा है कितना मोल ये बनेगा। तो इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए आपको समझ लीजिए कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वाला जो होता है, मोल कॉन्सेप्ट वाला, उसका फॉलो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जब इसमें फॉलो करोगे तो इसका कितना बना तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करना बड़ा आसान है, इसको सबसे पहले क्या कर लो, 0.4/3 कर लो, ये कितना है 0.133 आया।
इसको 0.2 बाई इसके स्टाइकोमेट्री से भाग दे दो 2, ये 0.1 आया। ठीक, अब ये जो है कम आया तो ये LR हो गया। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो अब ये लिमिटिंग रिएजेंट ही ये डिसाइड करेगा। ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। तो अब देखो 2 मोल, ठीक है, Na2CO3 से कितना मिल रहा है? 1 मोल Ba3PO4 होल ट्वाइस है। तो ये 1 मोल अगर लोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1.2। तो पॉइंट एक कितना? 0.2 मोल ना। तो 0.2 मोल अगर जो लोगे सोडियम फॉस्फेट, तो ये क्या होगा? 1/2 इंटू 0.2 ले लोगे तो यानी कितना आएगा? 0.1 मोल आएगा। तो यही 0.1 मोल, ठीक है, Ba3PO4 होल ट्वाइस बनेगा। तो जो कि आपका आंसर ये है। एवरीवन, ठीक है, बात समझ रहे हो? सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करो, और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक, और उससे कंपेयर कर लीजिए यूनिटरी मेथड लगा के। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका कौन सा आंसर आएगा? ये वाला आएगा। 96 आ जाइए। 96 पढ़िए बेटा ध्यान से। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर? इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इनफ टू वाटर टू मेक द वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। ठीक, मॉलिक्यूलर मास 342 है। अरे सीधे कंसंट्रेशन पूछ रहा है, आप ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि शुगर 20 ग्राम है ना, 2 लीटर पानी में मिला दिया गया है, मतलब पूरा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है, जिसमें 20 ग्राम शुगर मिला हुआ है। आप मोलैरिटी बताओ, कॉन्सेंट्रेशन बताओ। तो आप लोगों को पहले मोल चाहिए ना, तो मोल कितना होगा? 20 ग्राम लिखा हुआ है ना, 20 में 342 से भाग दो। 342 से क्यों? शुगर का मास तो यही है ना। तो यानी ये कितना है? 20/342। हम इसको सोच लेते हैं। ठीक, अब आगे सुनिए। आप कह रहे हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी बराबर N/V होता है। N कितना है? 20/342। अब वॉल्यूम कितना है? 2। तो यानी ये कितना आएगा बेटा? 10/342। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर आ जाएगा। जब इसको भाग दोगे तो बेटा यही आएगा। ठीक है, ओके। तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आप क्वेश्चन देखा करिए कि पूछ क्या रहा है, तब उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब आप सोचिए नीट का पेपर देने जा रहे हैं, आप इसमें अगर हिचकिचाएंगे कि 20 ग्राम दिए हैं, व्हाट टू डू, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए गलत है। भाई आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिए कि जब कभी मोलैरिटी, मोल कॉन्सेप्ट इस पर क्वेश्चन आता है तो वॉल्यूम दिया रहता है तो मोल में कैसे बदलते हैं? 22/4 से भाग दो, STP में दिया रहेगा। तो वेट दिया रहता है तो ग्राम में तुरंत पता रहना चाहिए, ग्राम में कन्वर्ट करो, मॉलिक्यूलर मास से भाग दे दो, आ जाएगा मोल्स में। और वॉल्यूम कह रहा है कि 2 लीटर हमें बना दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, तो N/V निकालनी। हमने तो ये बात को बताई दिया। तो ये फार्मूले आपको रटे होने चाहिए, बहुत तेजी से सीखिए, है ना। और आप लोगों पे इसका दबाव होना चाहिए कि मुझे स्पीडली कैसे ये कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, आपको उस फ्रेम में आना पड़ेगा। ओके बेटा। 97, चलिए, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनियन। देखिए, कार्बेनियन का मतलब होता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए तो एक बात सुन लीजिएगा, -I ग्रुप इसको जो है स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा? स्टेबलाइज। क्यों करेगा? -I ग्रुप खींचेगा तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज अपीयर करेगा। इस पर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये खींच रहा है, और इसका ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करके स्टेबलाइज करेगा। अपोजिट इफेक्ट आना चाहिए। अगर इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कैंसिलेशन आ रहा है, और कैंसिलेशन हो रहा है तो इसका मतलब नेट चार्ज घट रहा है। अगर नेट चार्ज घटता है यानी न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अब आप देखिए इस सम में यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? C6H5 है ना, तो C6H5 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ये आप देख लीजिए, और CH2 लिखा हुआ है। तो ये जो है ड्यू टू रेजोनेंस, ये लोन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव करता है, तो ये रेजोनेंस की वजह से सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन होता है, तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। अब बढ़ता चला जाएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब बचा इन सब में, देखो ये इसमें 3 बार आई इफेक्ट लगा है, तो सबसे पुअर यही है। प्लस आई पावर क्या करेगा? जब -I पावर स्टेबलाइज कर रहा है तो +I पावर क्या करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके केस में -I पावर स्टेबलाइज, +I पावर डीस्टेबलाइज, और रेजोनेंस तो हर हाल में स्टेबलाइज ही करेगा।
तो देखो इसमें 3 बार प्लस आई लगा है, इसमें 2 बार प्लस आई लगा है, इसमें 1 बार लगा है। जो सबसे ज्यादा प्लस आई लगा है तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है भाई। और ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। तो अब देखो चौथा वाला कहां गया, चौथा वाला इसमें भी है, ठीक है। और ये लीस्ट चौथे के बाद तीसरा आएगा, फिर ये दूसरा, फिर ये सब, तो चौथा तीसरा दूसरा पहला, यही आंसर है, ठीक है बेटा। तो ये प्लस आई जो ग्रुप होता है नेगेटिव चार्ज वालों को डिस्टेबलाइज करता है, माइनस आई ग्रुप जो है क्या करता है, खींच के, है ना, स्टेबलाइज करता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और रेजोनेंस जो है सुपीरियर है ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसमें रेजोनेंस में तो डीलोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। आगे आ जाते हैं 98, ठीक है। IUPAC नेम, ये IUPAC नेम बड़ा ही पॉपुलर है, बहुत ही सिंपल है। इसको एरोमेटिक रिंग में अगर फंक्शनल ग्रुप्स लगे रहते हैं तो चाहे जहां लगे हो, आप देखिए इन तीनों में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, ये ब्रांच की तरह डील करता है। अब इन दोनों में ये वाला सीनियर हो गया, अगर ये सीनियर हो गया, मैंने इसको फंक्शनल ग्रुप मान लिया, तो बाकी सब ब्रांच हो गए। अब ब्रांच हो गए तो उनकी नंबरिंग इस तरह करना चाहिए होता है जिधर से ब्रांच नजदीक हो, ठीक है, यानी जिधर से लोएस्ट सम प्रेफरेंस हो जाता है, यानी सबसे नजदीक हो, तो पहला नंबर तो यही देना होगा। तो दूसरा नंबर किसको दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो आप 5 पे ये जो है जब ब्रांच होगा तो इसका नाम हाइड्रोक्सी होता है, ठीक भाई, और इसका नाम ब्रोमो, तो 5 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमो। तो पहले 2 ब्रोमो लिखेंगे ना, क्योंकि अल्फाबेट ऑर्डर लेते हैं, तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, ठीक, देखो 2 ब्रोमो 5 है। अब देखो बेंजोनाइट्राइल है, ये बेंजोनाइट्राइल यही है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, यही वाला हो गया, ठीक है। 97 98 हो गया, 99 सुनो, 97 हुआ, हाँ 97 98 हो गया। कम टू 99 आ जाइए। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन फ्यूज्ड विद सोडियम मेटल, ठीक है बेटा। सोडियम मेटल से जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये आप लोगों ने, है ना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सुना होगा, जब सोडियम मेटल से फ्यूज किया जाता है नाइट्रोजन, तो ये साइनाइड बनाता है। क्या बनाता है, लेसाइन टेस्ट में आपने पढ़ा होगा, लेसाइन टेस्ट में, तो लेसाइन टेस्ट में जो नाइट्रोजन होता है और जो कार्बन उसमें दोनों मिला होता है, तो ये क्या बन जाता है, सोडियम साइनाइड बन जाता है एज ए लेसाइन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। तो ये इसका यही आंसर होगा, ठीक है। तो आगे चल जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन लेसाइन टेस्ट का ही आ गया। लेसाइंस जो प्रसियन ब्लू कलर है, ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन बाय लेसाइन टेस्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए सोडियम साइनाइड है बेटा, ठीक है, ये टेस्ट ऑफ लेसाइन है, लेसाइन टेस्ट कहा जाता है, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन है। तो अगर इसको हम लोग, ठीक है, FeSO4 से रिएक्शन करवा दें, किससे करा दें, ठीक है, FeSO4 से, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, Na4 यहां लिख रहे हैं Na4, ठीक है, FeCN6 बन जाता है। इसका नाम सोडियम फेरोसाइनाइड है। क्या नाम है, सोडियम फेरोसाइनाइड। ये अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और आगे है इसका रिएक्शन, साइनाइड है। और इसको ही अगर आप लोग FeCl3 से रिएक्शन करा दो, इससे ना कराओ तो ये Fe2SO4 होल थ्राइस से रिएक्शन करा दो, ठीक है, दोनों में किसी से करा दोगे तो ये Fe और ये Fe, देखो कहाँ लिखा हुआ है, Fe4, ठीक है, और ये FeCN6 और ये होल थ्राइस बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा फेरी, ये इसका नाम फेरी है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ये नाम फेरो है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और साइनाइड है, ठीक है। यही प्रसियन ब्लू होता है, ठीक, प्रसियन ब्लू होता है, या फिर डीप ब्लू कहा जाता है, प्रसियन ब्लू कह दो या फिर, ठीक है, डीप ब्लू कह दीजिए। तो यही इसका कलर है जो यही इसका टेस्ट देता है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए, 50 से लेकर के